स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की 51 सीरीज़ में। आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको हिंदी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक व्यक्ति शारीरिक गुणों के साथ साथ मानसिक गुणों में भी एक दूसरे से भिन्नता या अंतर रखता है। इस संप्रत्यय को क्या कहा जाता है? तो एक व्यक्ति या बालक शारीरिक गुणों के साथ साथ मानसिक गुणों में भी एक दूसरे से भिन्नता या अंतर रखता है। इस संप्रत्यय को व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? तो मनोवैज्ञानिक टायलर के अनुसार शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्य, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्ति और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। बहुत ही स्पष्ट परिभाषा यहाँ पर टायलर नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई, जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित प्रत्येक संप्रत्यय को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास टायलर के द्वारा किया गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? ये प्रश्न आपके सामने अब से पहले भी आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कंसेप्ट चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसको देना ज़रूरी समझा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। चौथा प्रश्न आपके सामने है। ये थोड़ा से यहाँ पे आधार दिए गए हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र या आधार कौन कौन से हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र या आधार, जिसमें पहला है, ये आधार से यहाँ पे तात्पर्य यह है कि एक बालक या व्यक्ति दूसरे बालक या व्यक्ति से किन किन क्षेत्रों में या किन किन आधारों पर अंतर या विभिन्नता रखता है, उसको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। देखिए जरा कि बौद्धिक या शारीरिक क्षमताओं में विभिन्नताएं। दूसरा है विशेष योग्यताओं तथा अभिक्षमताओं में विभिन्नताएं। व्यक्ति की अभिक्षमताओं में विभिन्नताएं, व्यक्तित्व में विभिन्नताएं, रुचि एवं दृष्टिकोण में विभिन्नताएं, संवेगात्मक क्षमताओं में विभिन्नताएं, गतिवाही या क्रियात्मक योग्यता में भिन्नताएं, विचारों में भिन्नताएं, सीखने या अधिगम में विभिन्नताएं, लिंग विभिन्नता के कारण भेद या विभिन्नताएं, चरित्र में विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं। ये क्षेत्र और आधार हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक बालक या व्यक्ति दूसरे बालक से भिन्नता रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मुख्यतः कितने कारण मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए हैं? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मुख्यतः 2 कारण यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पर आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। कुछ पॉइंट जो कि मुझे आवश्यक लगे मैं यहाँ पर देने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला, इस संबंध में पहला प्रश्न आपके सामने है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार क्या है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार वंशानुक्रम या हेरिडिटी है। 7वां प्रश्न आपके सामने है कि व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण वंशानुक्रम है। किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, या इस कथन के समर्थक कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? खास तौर से इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं जो बालक के विकास का आधार वंशानुक्रम को मानते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विभिन्नताओं का एकमात्र आधार या कारण वंशानुक्रम है। इस बात के समर्थक या इस विचार के जो समर्थक हैं, उनमें पहला नाम आता है रूसो का, जो कि स्विट्जरलैंड के शिक्षा शास्त्री हुए हैं। दूसरा नाम आता है कार्ल पियर्सन का, जो कि इंग्लैंड के सांख्यिकीयविद और मनोवैज्ञानिक हैं। और तीसरा नाम आता है ब्रिटेन के फ्रांसिस गाल्टन का, जो कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जनक या प्रतिपादक भी हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि वंशानुक्रम क्या है? यहाँ पर छोटी सी डिटेल
क्योंकि डीएलएड की परीक्षाओं में और बीएड की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि लघु उत्तरीय होते हैं और उनको लगभग 120 से 150 शब्दों में उत्तर देना होता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल इसकी निकाली है कि वंशानुक्रम क्या है। अगर प्रश्न आए कि हेरिडिटी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे कि वंशानुक्रम प्रजातीय संबंधों का संतति प्रवाह करने वाला सरल शब्द है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष के 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र जिसको इंग्लिश में क्रोमोसोम कहा जाता है, ये 23 जोड़े होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में अनेक जीन्स होते हैं जो भिन्न भिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। मनुष्य क्रोमोसोम वंशानुक्रम से प्राप्त करता है। यही व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण बनते हैं या आधार बनते हैं। व्यक्ति की आंखें, नाक, चेहरे की संरचना या बनावट पर माता पिता तथा पूर्वजों की झलक दिखाई देती है। तो ये स्पष्ट रूप से आपको वंशानुक्रम के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि वंशानुक्रम के निर्धारण में मातृसूत्र और पितृसूत्र का कितना योगदान है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि वंशानुक्रम के निर्धारण में 50% मातृसूत्र और 50% पितृसूत्र का योगदान होता है। दादा परदादा आदि पूर्वजों के गुण निश्चित मात्रा में होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी कम होते चले जाते हैं, जैसे 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 और 1/32 आदि। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि वंशानुक्रम के निर्धारण में कौन सा नियम कार्य करता है। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, वंशानुक्रम या हेरिडिटी के निर्धारण में प्रत्यागमन का नियम, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ रिग्रेशन कहा जाता है, कार्य करता है। अब यहाँ पर आपके सामने लॉ ऑफ रिग्रेशन का अर्थ पूछा गया है कि प्रत्यागमन का नियम से क्या तात्पर्य है। तो प्रत्यागमन से तात्पर्य संतानों में विपरीत गुणों का पाया जाना है। रिग्रेशन मतलब प्रतिगमन करना। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि मंदबुद्धि माता पिता के यहाँ प्रतिभाशाली संतान का होना प्रत्यागमन का उदाहरण है। यदि वंश सूत्रों का मिश्रण भली भांति नहीं होता तो मंद बुद्धि माता पिता के यहाँ प्रभावशाली संतान हो जाती है। इसी को प्रत्यागमन या लॉ ऑफ रिग्रेशन कहा जाता है। 12वां प्रश्न आपके सामने है कि वंशानुक्रम को निर्धारित करने वाले गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर है कि वंशानुक्रम को निर्धारित करने वाले गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जागृत गुणसूत्र और दूसरा होता है सुप्त गुणसूत्र। यहाँ पर दोनों को ही स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि ये दोनों प्रकार के गुणसूत्र संतानों में परिलक्षित होते हैं। बुद्धिमान माता पिता के यहाँ बुद्धिहीन बालकों का उत्पन्न होना तथा बुद्धिहीन माता पिता के यहाँ प्रतिभाशाली बालकों का उत्पन्न होना या जन्म लेना इसी प्रकार सुप्त गुणसूत्र के जागृत होने के कारण होता है। इसी प्रकार माता पिता के विपरीत संतानों में से जो भिन्नता प्रकट होती है वह सुप्त गुणसूत्र या क्रोमोसोम के जागृत होने का कारण होती है। तो इसको यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। और दूसरी चीज़ आप यहाँ ध्यान रखें, आज 20 अगस्त 2023 को सीटेट की परीक्षा हुई है। सभी विद्यार्थियों ने उसको देखा भी होगा कि कहीं भी फैक्चुअल नॉलेज पर आधारित प्रश्न नहीं पूछे गए। और एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया भी था कि वर्तमान में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो टीजीटी परीक्षा हो, पीजीटी की हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो, शिक्षक पात्रता की परीक्षा चाहे वह किसी भी राज्य की हो, वहाँ पर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं। जैसे जीन पियाजे के सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, आशुबेल का सिद्धांत, टोलमैन का सिद्धांत, लेव गावस्की का सिद्धांत। इसी प्रकार से अलग अलग मनोवैज्ञानिक वो मनोवैज्ञानिक
जो कि संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, उनके सिद्धांतों को स्पष्ट ढंग से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और वो भी फैक्चुअल नॉलेज के आधार पर ना दे करके कंसेप्चुअल नॉलेज के आधार पर दिया जा रहा है। इसीलिए जो मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा करके मैंने दिया हुआ है कि आप कंसेप्ट को बिल्कुल सही ढंग से समझ लें। अगर आपके कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आप इस प्रकार के जो एनालिसिस पर आधारित प्रश्न होते हैं उनके आंसर दे पाते हैं, क्योंकि वो तथ्य पर आधारित नहीं होते, उनमें आपको पूर्ण रूप से उनको समझना होता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत को ब्रूनर के सिद्धांत के साथ मिलाकर के पूछ लिया जाता है, तो आपको दोनों ही सिद्धांतों के बारे में व्यापक रूप से जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ पर तथ्यात्मक प्रश्न न पूछ करके कंसेप्चुअल प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न आपके सामने है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण क्या है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम या हेरिडिटी है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्यावसायिक योग्यताओं का मुख्य कारण क्या है। केटल नाम के मनोवैज्ञानिक, उनका कहना है, क्योंकि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, इसको ध्यान रखिए, थॉर्नडाइक भी अमेरिका के ही मनोवैज्ञानिक हैं, तो क्या कहते हैं कि व्यावसायिक योग्यता का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। वह इस निष्कर्ष पर अमेरिका के 885 वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप पहुंचा। यानी कि जो निष्कर्ष निकाला गया आरबी केटल के द्वारा, वो 885 वैज्ञानिक परिवारों का अध्ययन करने के पश्चात निकाला गया कि व्यावसायिक योग्यताओं का मुख्य कारण जो है वो वंशानुक्रम है। 15वां प्रश्न आपके सामने है कि वातावरण क्या है, परिभाषित कीजिए। तो एनास्टेसी के अनुसार वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। यहाँ पर एनास्टेसी ने जो परिभाषा दी उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि जीन्स के अतिरिक्त, यानी कि जब हम जीन्स को हटा देंगे तो वंशानुक्रम की भूमिका स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो हर वह वस्तु जो व्यक्ति को प्रभावित करती है वह वातावरण का भाग होती है। दूसरी परिभाषा मैंने यहाँ पे दी है जेस रोस की। उनके अनुसार वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है या व्यक्तियों को प्रभावित करती है, या केवल व्यक्ति नहीं, जिस जीव मंडल में जितने भी सजीव प्राणी हैं उन सभी को ये वातावरण की बाह्य शक्ति जो है वो प्रभावित करती है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का हमारा कंसेप्ट चल रहा है, और इन दोनों का जो व्यक्तिगत भिन्नता है इन दोनों का आधार वंशानुक्रम और वातावरण है, और अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने इसी बात पर बल दिया है। और यहाँ पर नेचर एंड नर्चर के नाम से भी एक कंसेप्ट हमारे सामने आता है, अर्थात यहाँ पर कई विवाद इस संबंध में उत्पन्न हुए। मनोवैज्ञानिकों के दो भाग बन गए। एक भाग कहता था कि बालक के विकास में वंशानुक्रम का अधिक योगदान है, एक पक्ष कहता था कि बालक के विकास में वातावरण का अधिक योगदान है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ने अपने अपने पक्ष में अपने तर्क रखे, निष्कर्ष निकाले, कार्य किए। ठीक, अब यहाँ पर आकर के वर्तमान में इस चीज़ को माना जाता है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम का भी योगदान है और साथ साथ वातावरण का भी योगदान है। 16वां प्रश्न आपके सामने आता है कि कौन कौन से शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक बालक के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण के योगदान को आवश्यक मानते हैं। तो यहाँ पर नाम देखिएगा कि जॉन लॉक, आर.एस. वुडवर्थ, केडल, गार्डन, फ्रीमैन और स्टीफन्स, ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो बालक के विकास में वातावरण या एनवायरनमेंट की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। 17वां प्रश्न आपके सामने है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का समान महत्व है, किस मनोवैज्ञानिक ने स्पष्ट किया। तो यहाँ पर एक परिभाषा के माध्यम से आपके सामने इसको स्पष्ट किया जा रहा है कि क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, वास्तव में वह जैविक द्वारा और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है।
यानी कि जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि बालक के विकास में मनोवैज्ञानिकों का एक पक्ष वह रहा जिन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और दोनों के समन्वय से ही बालक का विकास होता है। 18वां प्रश्न आपके सामने है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों पर जाति, प्रजाति और देश की विचारधारा और मान्यताओं का प्रभाव पड़ता है। 19वां प्रश्न आपके सामने है कि मनोवैज्ञानिक गैरिसन के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारणों को किन किन संप्रत्तियों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो मनोवैज्ञानिक गैरिसन के अनुसार बच्चों या बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, जिसको इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं, बुद्धि, जिसको इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहा जाता है, परिपक्वता, मैच्योरिटी, पर्यावरण, एनवायरनमेंट संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि ये कंसेप्ट वो हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारकों को निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न आपके सामने है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, खासतौर से बीएड और डीएलएड के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक प्रश्न है कि कक्षा विभाजन, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि कक्षा विभाजन, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा, आर्थिक व सामाजिक दशाओं के अनुसार शिक्षा और विशिष्ट छात्रों की शिक्षा, इन सबको ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर कक्षा की व्यवस्थाएं की जाती हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, शिक्षण विधि का निर्धारण किया जाता है, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, आर्थिक व सामाजिक दशाओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और साथ साथ विशिष्ट छात्रों की शिक्षा की जाती है। तो यहाँ पर स्किनर के द्वारा कुछ सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं जो मैंने आवश्यक समझा आप तक पहुँचाने के लिए कि जिन बच्चों को कम दिखाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे बिठाया जाए। दूसरी चीज़ कि निर्बल और कुपोषित बालकों के लिए विश्राम के घंटे निश्चित किए जाएं। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र की डॉक्टरी जांच की जाए, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट बालक को दिया जाए। और चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि प्रत्येक विद्यालय में डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। और अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है। वहाँ पर जो प्रश्न किया गया था वो सभी प्रकार के बालक थे और कुछ कुछ विशिष्टता लिए हुए बालक थे। यहाँ पर केवल पिछड़े बालकों के बारे में बात हो रही है। तो स्किनर एवं हैरीमैन के अनुसार पिछड़े बालकों के अध्ययन के विषयों का संबंध उसके सामाजिक वातावरण से होना चाहिए। उसके अध्ययन के विषय ना तो अमूर्त होने चाहिए और ना ही उनके सिद्धांत एवं सामान्य नियमों की अधिकता होनी चाहिए। पिछड़े बालकों में सामान्य बुद्धि कम होती है, अतः उनके लिए विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड हो गया या साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल हो गया, उसके कंसेप्ट को यहाँ पर ऐसे बालकों के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग यहाँ पर किया जाना चाहिए। इसमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं मैंने कि जैसे सरल एवं रोचक शिक्षण विधियाँ हों, जैसे प्लेवे मेथड है, सामान्य रूप से जिसको हम कह सकते हैं कि निरीक्षण के द्वारा भी सिखाया जा सकता है, या इसको हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी सिखाया जा सकता है, शिक्षण की धीमी गति के माध्यम से। इसके अलावा शिक्षण का छात्रों के दैनिक जीवन और मूर्त वस्तुओं के संबंधों के माध्यम से, शिक्षण के विभिन्न उपकरणों का उदार प्रयोग करके, कम से कम मौखिक शिक्षण दे करके, यानी कि मौखिक शिक्षण कम दिया जाए और क्रियात्मक शिक्षण ज़्यादा दिया जाए। इसके अलावा अर्जित ज्ञान के आधार पर कार्य किया जाए। और अंतिम पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण कि योजना पद्धति के आधार पर कार्य किया जाए। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि क्रियात्मक कार्य बालकों को करने के लिए दिया जाए, जैसे पोस्टर मेकिंग हुई, पेपर कटिंग होता है, रंगोली का निर्माण करना है। इस प्रकार की क्रियाएं ऐसे पिछड़े बालकों से कराई जानी चाहिए। तो यहाँ पर 5 फिंगर क्लासेस आपके सामने अलग अलग कंसेप्ट जो कि मनोविज्ञान के कंसेप्ट हैं
इनको शिक्षा मनोविज्ञान में भी और बाल विकास में भी प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो कॉमन सभी से संबंधित हैं, यानी कि चाहे किताब का नाम कुछ भी हो, यहाँ पर कंसेप्ट वही रहते हैं जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकसित हुए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरे कंसेप्ट को मैंने एक वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है और 20 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं भी होते, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको केवल फैक्चुअल नॉलेज के आधार पर न लेकर के कंसेप्चुअल नॉलेज के आधार पर इन पॉइंट्स को समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।